Hello, students. We are doing the 17th chapter, that is breathing and exchange of gases. And, students, our today's topic is exchange of gases, regulation, and disorders of respiratory system. Now, what is first of all meant by exchange of gases? Students, we all know that alveoli, they are known as the miniature lungs. और जो alveoli हैं, which are the miniature lungs, they are the primary sites for the gases exchange. जो gas exchange हो रहा है, that is occurring at the two levels. दो levels पे होता है. एक होता है between the alveoli and the blood, which is known as what? External respiration. And दी सेकेंड लेवल ऑफ गैस एक्सचेंज वो किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, विच इज नोन एज व्हाट? इंटरनल रेस्पिरेशन. तो पहला जो गैसेस एक्सचेंज है दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द एल्वियोलाई, एंड वी ऑल नो कि ये जो एल्वियोलाई हैं दीज आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज. तो पहला जब हम इनहेल करते हैं, व्हेन वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इट इज एंटरिंग इनटू द एल्वियोलाई, वो एल्वियोलाई के अंदर एंटर करती है. नाउ ये जो एल्वियोलाई हैं दीज आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज. तो अब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द एल्वियोलाई, that will enter into what? That will enter into blood. This is known as what? External respiration. So first gas exchange is taking place between alveoli and the blood. Next what will happen? The blood which is having high partial pressure of oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एंटर की है फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड. नाउ दिस ब्लड इट विल मूव इनटू व्हाट? इट विल मूव इनटू द टिश्यूज एंड सेल्स. ठीक है, वो सेल्स तक पहुंचेगा. अब सेकेंड जो गैस एक्सचेंज होगा वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में होगा या सेल्स के बीच में होगा, बिकॉज वी ऑल नो जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन दी सेल्स. तो अब जो एक्सचेंज हो रहा है वो ब्लड और सेल्स के बीच में हो रहा है. ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में जाएगी और वहाँ पे फूड क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा और प्रोड्यूस होगी एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो लेवल्स पे होता है. एक होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड विच इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो सेकेंड लेवल है दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज विच इज़ नोन एज व्हाट? इंटरनल रेस्पिरेशन. सो एल्वियोलाई जो है वो प्राइमरी साइड्स हैं. पहली साइड जो है फर्स्ट जो लेवल है ऑफ द गैसेज एक्सचेंज दैट इज टेकिंग प्लेस एट द एल्वियोलाई, इसलिए हमने एल्वियोलाई को प्राइमरी साइड्स कहा है ऑफ द गैस एक्सचेंज. और ये जो गैसेज की मूवमेंट हो रही है from alveoli to blood and from blood to tissues, that is taking place by simple diffusion. And we all know what is diffusion. Diffusion का मतलब है movement of molecules from the region of high concentration to the region of low concentration. So naturally जहाँ पे concentration ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी वो मूव करेगा towards that area where the concentration of oxygen is less, and this is known as what? डिफ्यूजन. तो गैसेस की जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स दैट इज टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. नाउ एक्सचेंज कैसे होता है स्टूडेंट्स? जो गैस एक्सचेंज है ओके वो डिपेंड करता है कई फैक्टर्स के ऊपर. सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज द प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मैंने तुम्हें बताया है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस. So what is the difference of concentration along the two sides of the membrane? membrane के थ्रू मूवमेंट होनी है मॉलिक्यूल्स की, तो membrane के दोनों साइड्स along both the sides क्या डिफरेंस है कंसंट्रेशन का? जितना ज़्यादा डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, या अगर हम गैस की बात करें तो गैस में हम कंसंट्रेशन नहीं लेते, हम लेते हैं प्रेशर. तो क्या डिफरेंस है प्रेशर का? जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर का गैसेस का अलोंग द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, उतनी ज़्यादा या फास्टर क्या होगी? डिफ्यूजन होगी या गैस एक्सचेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसंट्रेशन की बात से अब तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि सपोज यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, और एक तरफ सपोज यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 990 का है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का अलोंग द टू साइड्स वो 90 है. तो डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है? डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है. इसको हम कहेंगे भी यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई है. तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई है वहाँ पे डिफ्यूजन उतना ज़्यादा क्या होगा? फास्ट होगा. वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज उतनी ज़्यादा क्या होंगी? फास्टर होंगी. दूसरी चीज़ क्या है स्टूडेंट? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस. भी गैसेस
कितनी ज़्यादा सॉल्युबल है हमारे ब्लड प्लाज्मा में। हमें पता है हमारा ब्लड जो है उसका 90% पार्ट जो है दैट इज़ दी लिक्विड पार्ट। ओके, तो हम ये जो गैसेस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है इन दी प्लाज्मा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होंगी ये गैसेस, उतनी फास्टर इनकी क्या होगी, गैसेस एक्सचेंज होगी, इनकी मूवमेंट होगी। तीसरी चीज़ है थिकनेस क्या है मेम्ब्रेन की। जिस मेम्ब्रेन के अलोंग इन्होंने डिफ्यूज करना है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन होती है, इसको कौन बनाता है। इसमें एक पार्ट होता है एल्वियोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम का, दूसरा इसमें पार्ट होता है ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उसकी एंडोथेलियम, और बीच में एक स्पेस होती है। तो ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है जिसके अलोंग गैसेस ने डिफ्यूज करना है, उसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो हमें पता है इसकी थिकनेस जो है वो बहुत माइक्रोमीटर्स में होती है, बहुत कम होती है, जो कि फैसिलिटेट करता है द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। और चौथी चीज़ क्या है, सरफेस एरिया कितना है हमारे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, हमारे लंग्स का। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे जो लंग्स में छोटे छोटे से वो एल्वियोलाई प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई दे आर प्रेजेंट। और इतने सारे एल्वियोलाइज क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सरफेस एरिया लंग्स का इंक्रीज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके गैसेस की। सो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं द गैसेस एक्सचेंज। नाउ पहला फैक्टर स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज दी प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिकॉज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अलोंग गैसेस ने डिफ्यूज करना है, तो गैसेस के केस में हम स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज द वर्ड प्रेशर ग्रेडियंट। नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है स्टूडेंट्स की एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में, वी ऑल नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो किसी एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक गैस का, एक इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है। So the individual pressure of a gas in a mixture of gases, that is known as what, partial pressure। तो एयर में देखो स्टूडेंट्स बहुत सारी गैसेस हैं, एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, इट कंटेन्स ऑक्सीजन, इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। बट जब मैं ऑक्सीजन की प्रेशर की बात करूंगी तो वहां पे मैं वर्ड यूज करूंगी पार्शियल प्रेशर। So what is the pressure of the oxygen gas in the air which is a mixture of gases, that is known as what, partial pressure। तो पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यूज देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे दी गई है। तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना, प्रेशर ग्रेडियंट का होना डिटरमाइन करेगा द गैसेस एक्सचेंज। जैसे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखो कितना ज़्यादा है, 159 है। वेयर एज हमारे एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना है, 104 है mg of mercury। तो naturally there is a difference of the partial pressure along both the sides in the atmosphere and in the alveoli। तो naturally air जो है वो atmosphere से enter करेगी into our alveoli। ठीक है, नाउ अवर एल्वियोलाई दे आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो देखो स्टूडेंट्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, हार्ट से हमारे लंग्स में आता है फॉर ऑक्सीजनेशन, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो क्या वैल्यू है पार्शियल प्रेशर की, 40 है ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, 45। और जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 104 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 mg। सो देयर इज अ डिफरेंस। हम देख रहे हैं कि एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया है इन दी लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है इन दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन इन दी एल्वियोलाई। तो नेचुरली जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से एंटर कर जाएगी इनटू दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एंटर करेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ब्लड में दैट विल एंटर इनटू दी एल्वियोलाई। सो दिस इज व्हाट, ये मैंने तुम्हें बता दिया, दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुआ, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ पे चली गई, ब्लड में चली गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मूव कर गई इनटू द एल्वियोलाई। तो नेचुरली अब क्या हो जाएगा, अब जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो गया। तो जब देखो ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया तो देखो उसकी जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का वो इंक्रीज हो गया। देखो ऑक्सीजन का 40 से 95 हो गया,
और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 से 40 हो गया। नाउ दिस ब्लड इट विल मूव इनटू दी सेल्स, वो सेल्स तक जाएगा, टिश्यूज तक जाएगा, बिकॉज सेल्स और टिश्यूज में क्या हो रहा है स्टूडेंट, सेल्स और टिश्यूज में ऑक्सीडेशन हो रही है फूड मटेरियल्स की, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ज़्यादा है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी एक डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, प्रेशर ग्रेडियंट है ऑफ दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेचुरली अब क्या होगा कि ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो जाएगी इनटू दी सेल्स, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ जाएगी, बैक इनटू दी ब्लड। सो ये एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने इंटरनल रेस्पिरेशन कहा। सो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो गैसेस की मूवमेंट हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट, कि प्रेशर्स जो है उनका डिफरेंसेस है along the two sides। एल्वियोलाई में प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ब्लड में कम है, इसीलिए एल्वियोलाई से ऑक्सीजन एंटर कर गई इनटू दी ब्लड, ये ब्लड मूव किया टू दी सेल्स एंड टिश्यूज, वहाँ पे सेल्स और टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ब्लड के अंदर ज़्यादा है, सो ब्लड से ऑक्सीजन मूव कर गया इनटू दी सेल्स। तो दिस गैसेस एक्सचेंज दैट इज ड्यू टू दी प्रेशर ग्रेडियंट विच इज़ द फर्स्ट फैक्टर विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग द गैस एक्सचेंज। नाउ सेकंड क्या है स्टूडेंट्स फैक्टर, सेकंड जो है, अब देखो यहाँ पे दिखाया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है एल्वियोलाई में वो 104 mm ऑफ मरकरी है, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का दैट इज 40 mm ऑफ मरकरी। सो नेचुरली ब्लड इट विल डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी, सॉरी ऑक्सीजन इट विल डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी ब्लड। इसी तरीके से जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो ज़्यादा है, दैट इज़ 45 mm ऑफ मरकरी, और एल्वियोलाई के अंदर इट इज़ 40। सो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाएगा इनटू दी एल्वियोलाई। ओके, सो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण गैसेस क्या हो रही हैं, डिफ्यूज होती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फैक्टर जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, की सॉल्युबिलिटी गैसेस की कितनी है। ओके, हम देखते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ब्लड की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, दैट इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। सो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डिफ्यूज करेगा थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होने के कारण इन द ब्लड प्लाज्मा, तो उसकी जो डिफ्यूजन है दैट विल बी फास्टर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। सो सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। तीसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। हमें पता है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ये हमारा एल्वियोलाई है, एयर जो है ऑक्सीजन जो है दैट इज एंटरिंग इनटू द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई जो है दैट इज सराउंडेड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन, बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, अब ये जो एल्वियोलाई है दीज आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, और जो स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज होती हैं दे आर ऑल्सो वेरी थिन वॉल्ड, उनमें भी एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज एंडोथीलियम। सो देखो ये जो एयर प्रेजेंट है या ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन दी एल्वियोलाई, और ये जो ब्लड प्रेजेंट है इन दी ब्लड कैपिलरीज, दे आर सराउंडेड बाय दीज 3 मेम्ब्रेन्स, वो इन तीनों से क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है, ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्योंकि इसी के अलोंग डिफ्यूज करना है गैसेस ने, ऑक्सीजन ने एल्वियोलाई से ब्लड में एंटर करना है, ब्लड ने जो है ऑक्सीजन ने एल्वियोलाई से एंटर करना है इनटू द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्लड से मूव करना है इनटू द एल्वियोलाई। तो देखो कितनी आ गई, इसमें 3 लेयर्स आई। एक आई स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम किसकी है, एल्वियोलाई की है। दूसरी क्या है, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम किसकी है, ब्लड कैपिलरीज की है। और तीसरी इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनके बीच में बेसमेंट सब्सटेंस है बिटवीन दी 2। तो दीज आर दी 3 लेयर्स जिसको क्रॉस करके गैसेस ने डिफ्यूज करना है, तो इसकी थिकनेस भी अफेक्ट करती है गैसेस एक्सचेंज को। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, इसकी टोटल थिकनेस कितनी है, ओनली 0.5 माइक्रोमीटर है। तो
तो इतनी कम थिकनेस का होना फैसिलिटेट करता है इजी गैसेस एक्सचेंज। यही रीज़न है कि बहुत आराम से गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं। अगर ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ज़्यादा थिक होती तो गैसेस को डिफ्यूज़ होने में बहुत प्रॉब्लम होनी थी। बट जो थिकनेस है देखो स्टूडेंट्स वो माइक्रोमीटर में है, और 1 माइक्रोमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁶ मीटर। तो देखो कितनी थिन है ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके अलोंग गैसेस ने क्या करना है, डिफ्यूज करना है। नाउ स्टूडेंट्स जो फोर्थ फैक्टर है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हमारे जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, लंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे से सैक्स प्रेजेंट है, एयर सैक्स प्रेजेंट है। मिलियंस ऑफ एयर सैक्स आर प्रेजेंट विच आर नोन एज एल्वियोलाई। अगर हम एल्वियोलाई को स्टूडेंट्स ओपन कर दें तो इनका जो सरफेस एरिया है इट विल बिकम इक्वल टू अ टेनिस कोर्ट। तो अगर हम एल्वियोलाई को खोल दें तो उसका सरफेस एरिया किसके बराबर है स्टूडेंट्स, एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। तो देखो ये जो सरफेस एरिया है ये कितना ज़्यादा है, ज़्यादा सरफेस एरिया का होना, ठीक है, वो गैसेस एक्सचेंज को क्या कर रहा है, फास्टर कर रहा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, उतना ही फास्टर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। सो ये 4 फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो कि गैस एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। पहला हमने फैक्टर किया स्टूडेंट्स की जो प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, दूसरा हमने किया कि थिकनेस जो है वो मेम्ब्रेन की कितनी होती है, फिर हमने क्या सॉल्युबिलिटी गैसेस की कितनी है, और चौथा फैक्टर क्या है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स हमने गैसेस एक्सचेंज जब करना है तो गैसेस एक्सचेंज में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अफेक्ट करना है कि ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होती है, और ये जो गैस एक्सचेंज हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट। हमने देखा कि जो एल्वियोलाई है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर देखो ऑक्सीजन का 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 40, कार्बन डाइऑक्साइड का 45। तो एक डिफरेंस है कंसंट्रेशन का। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज़्यादा है, ब्लड में कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज़्यादा है, एल्वियोलाई में कम है। तो नेचुरली ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर जाएगा इनटू दी ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव कर जाएगा इनटू दी एल्वियोलाई। तो अब ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेट हो गया। अब जो ब्लड है उसका पार्शियल प्रेशर देखो, ऑक्सीजन की वैल्यू, हमें वैल्यूज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स की। यहाँ पे अब देखेंगे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया, 95 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, दैट इज़ लेस। अब ये जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, अब इनके बीच में एक्सचेंज होगा, ब्लड और सेल्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंस है कि जो हमारे ये टिश्यूज़ हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 40 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 45 है, क्योंकि यहाँ पे फूड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो नेचुरली अब जो ऑक्सीजन है वो देखो डिफ्यूज़ कर जाएगा इनटू दी सेल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव कर जाएगा इनटू दी ब्लड। तो एक एक्सचेंज जो है स्टूडेंट्स वो हो रहा है बिटवीन दी एल्वियोलाई एंड दी ब्लड। ये लेवल है जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा। और दूसरा जो एक्सचेंज हो रहा है स्टूडेंट्स वो हो रहा है बिटवीन दी ब्लड एंड दी टिश्यूज और दी सेल्स, और इसको हमने क्या कहा, दिस इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये जो दोनों लेवल पे जो गैस एक्सचेंज हो रहा है दैट इज ड्यू टू दी ऑल दी 4 फैक्टर्स, और मेन फैक्टर क्या है, दैट इज दी प्रेशर gradient. So students, this was all about the gases exchange. Next topic है students हमारा regulation of respiration, कि हमारी ये जो रेस्पिरेशन है, इंस्पायरेशन, सांस लेना, सांस छोड़ना, इन सभी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर। और ये रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। सो देखा जाए तो हमारा ब्रेन जो है वो हर एक चीज़ को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट करता है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि ब्रेन में लोकेटेड है दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 सेंटर्स। इसमें सबसे पहला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, और तीसरा है स्टूडेंट्स कीमो सेंसिटिव एरियाज। सो ये 3 सेंटर्स हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं।
अब हम इनकी पोजीशन करते हैं और इनके फंक्शंस करते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। देखो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर है वो बना हुआ है, ये दिखाया गया है, दिस इज द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये हमारे ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लोंगटा पार्ट में लोकेटेड है। ओके, ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लोंगटा ये दिखाया गया, देखो पार्ट ये दिखाया गया हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगटा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, एक है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है स्टूडेंट्स, वो जो है वो इंस्पायरेशन को कॉज करता है, और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। डॉर्सल किसको करता है, इट इज कॉजिंग ओनली इंस्पायरेशन, वेरएज जो वेंट्रल है वो इंस्पायरेशन के साथ साथ एक्सपायरेशन को भी कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, सांस लेना, ठीक है, इंस्पायरेशन जिसको हम कहते हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एंड इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि लोकेटेड है इन द मेड्यूला ऑब्लोंगटा पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है स्टूडेंट्स, ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम्स को। दिस इज द फर्स्ट सेंटर। नेक्स्ट न्यूमोटेक्सिक सेंटर है स्टूडेंट्स, द सेकंड सेंटर इज द न्यूमोटेक्सिक सेंटर। तो ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो ये दिखाया गया स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मेड्यूला ऑब्लोंगटा के ऊपर जो पॉन्स वेरोलाई वाला पार्ट है हमारे ब्रेन का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, जो हमारा डॉर्सल था वो इंस्पायरेशन कॉज करवा रहा था, और जो वेंट्रल था वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों कॉज करवाता है। तो ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के सारे न्यूरॉन्स को और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के केवल वो न्यूरॉन्स जो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर एक तरीके से मॉडरेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और स्पेशली रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के उस पार्ट को जो कि इंस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, इससे जो इम्पल्सेस आएंगी वो रिड्यूस करेंगी द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशली जो इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन होती है, हम जब सांस ले रहे हैं, ठीक है, उसकी जो ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस करता है, और इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको क्या करेगा, ऑल्टर करेगा। अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया है तो उसको ज़्यादा करेगा, अगर रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल लेके आएगा। तो ये जो चीज़ है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है स्टूडेंट्स, पॉन्स वेरोलाई पार्ट में इट इज लोकेटेड। तो यू ऑल मस्ट नो द पोजीशन ऑफ द सेंटर्स ऑल्सो, कि कहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं। तीसरा जो है स्टूडेंट्स हमारा जो पार्ट है दैट इज़ दी कीमो सेंसिटिव एरिया। तो कीमो सेंसिटिव एरिया जो है ये भी हमारे, ये देखो, रिदम सेंटर के पास में ही लोकेटेड है। और जो कीमो सेंसिटिव एरिया होता है स्टूडेंट्स, उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारी जो हार्ट के पास आर्टरीज प्रेजेंट हैं, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरीज, वहाँ पे ये जो कीमो सेंसिटिव एरियाज के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो हमारे जो हार्ट के पास जो आर्टरीज प्रेजेंट हैं वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और सिग्नल किसको भेजेंगे, हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसको सिग्नल भेजते हैं, ताकि वो अपनी रेस्पिरेटरी जो रेट है उसको इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। सो इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, या हम कहें कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ये वाला सेंटर जो है हमारा कीमो सेंसिटिव जो सेंटर है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये फिर आगे रिदम सेंटर को जो है वो सिग्नल भेजेगा ताकि वो रेस्पिरेटरी रेट को क्या करे, कंट्रोल करे। और देखा जाए तो स्टूडेंट्स हमारा जो
सरप्राइजिंगली जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ज़्यादा अफेक्ट है ब्रीदिंग पे देन ऑन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। कि रोल जो है ऑक्सीजन का इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम दैट इज इनसिग्निफिकेंट। मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम है उस चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि हमारी आर्टरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, ना कि ऑक्सीजन की। ओके स्टूडेंट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा अफेक्ट है देन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम अपनी ब्रेथ को रोक के रखते हैं अपने नाक को बंद करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है स्टूडेंट्स वो ब्लड में जो है वो इंक्रीज करेगा और ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, फटाफट हमारी जो है एक्सेलरेट होगी ताकि हम अपना नाक खोलें और फटाफट अपनी ब्रीदिंग को क्या करें, दोबारा रिज्यूम करें। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड जब हम अपनी ब्रेथ को रोकते हैं नाक को बंद करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बढ़ा, इसको किसने रिकॉग्नाइज किया, इसको फटाफट ये जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है ब्लड के अंदर। तो फटाफट ये सिग्नल भेजेंगे हमारे रिदम सेंटर को ताकि हमारी रेस्पिरेशन जो है वो दोबारा जो है, ब्रीदिंग जो है वो दोबारा जो है वो स्टार्ट हो और हम अपनी फटाफट जो है वो सांस को छोड़ते हैं। सो दिस इज हाउ द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। भी कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है स्टूडेंट्स अस्थमा। अस्थमा मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इट कॉजेज वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं तो उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है ड्यू टू दी म्यूकस। म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है बिकॉज अस्थमा एक तरीके से एलर्जिक अटैक होता है जब हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है टू दी एलर्जेंस। तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और जब हम सांस लेते हैं और या सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है। द वन हु आर सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा, तुम्हें पता होगा कि जब वो सांस छोड़ते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दिस इज नोन एज व्हाट, वीजिंग। सो अस्थमा जो है दैट इज एलर्जिक अटैक टूवर्ड्स द एलर्जेंस एंड जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है हमारी ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की। और क्योंकि ये एलर्जिक डिजीज़ है तो एलर्जी का तो कोई इलाज नहीं है, बट मेन यही होता है कि हमें कम से कम अपने बॉडी को एक्सपोज करना चाहिए टुवर्ड्स दैट एलर्जन विच इज़ कॉजिंग अस एलर्जी। ठीक है, बाकी ये डायलेटर्स होते हैं, इनसे जो है जो ब्रोंकियो डायलेटर्स ड्रग्स होते हैं या इनहेलर्स होते हैं, इससे जो है अस्थमा को कंट्रोल किया जाता है या बॉडी को हाइपो सेंसिटाइजेशन करके भी हम अस्थमा से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में देखते हैं कि हमारे जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं दे आर टोटली डैमेज्ड। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो एकदम डिक्रीज कर जाता है और जो मेजर रीज़न है फॉर दिस एम्फाइसीमा दैट इज़ दी सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग के कारण स्टूडेंट्स होता क्या है कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं या जो एल्वियोलर सैक्स हैं उनमें जो इलास्टिसिटी होती है, लंग्स का एक्सपैंड करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो जो इलास्टिसिटी है दैट इज़ टोटली लॉस्ट। ये देखो कितने कम जो हैं इलास्टिसिटी दैट इज़ लॉस्ट एंड द मेन रीज़न दैट इज़ सिगरेट स्मोकिंग। सो क्योंकि एम्फाइसीमा जो है वो एक क्रोनिक लंग डिजीज़ है जिसमें इरिवर्सिबल डिस्टेंशन और लॉस हो रही है इलास्टिसिटी की, इसीलिए इसको परमानेंटली जो है वो क्योर नहीं किया जा सकता। तो मेन इसका जो प्रिवेंशन है दैट इज़ टू अवॉइड एक्सपोजर टू दी सिगरेट स्मोकिंग। तो कम से कम हमारी बॉडी की एक्सपोजर होनी चाहिए टूवर्ड सिगरेट स्मोकिंग, देन ओनली वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम दी डिजीज एम्फाइसीमा। सो एम्फाइसीमा में हुआ क्या स्टूडेंट्स की जो लंग्स की इलास्टिसिटी वाली पावर है दैट इज़ टोटली लॉस्ट। तीसरी जो डिजीज़ है स्टूडेंट्स दैट इज़ दी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशन, कई बारी कोई किसी काम में लगा हुआ है, किसी इंडस्ट्री में लगा हुआ है, कोई सिलिकॉन वाली इंडस्ट्री में लगा हुआ है या एस्बेस्टोज वाली इंडस्ट्री में लगा हुआ है, तो जो वर्कर स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है उनका, वहाँ पे छोटे छोटे सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं या एस्बेस्टोज के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब ये वर्कर्स सांस ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि एयर में लोकेटेड हैं दे आर एंटरिंग इनटू देयर लंग्स।
तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन के कारण इनके अंदर आए हैं, इनके अंदर डेवलप हुए हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. सो डिफेंस मैकेनिज्म जो है ऑफ द बॉडी कैन नॉट कोप अप विद द सिचुएशन. मतलब इतना ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है कई इंडस्ट्रीज़ में भी, बॉडी जो है वो किस तरीके से कहाँ तक अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी. ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो ज़्यादा हमारा बॉडी में जो है इसके अफेक्ट दिखेंगे. तो लॉन्ग एक्सपोजर, जैसे कई वर्कर्स 10 साल या 15 साल लगातार काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बाद में उनको जो है 15 साल के बाद या 10 साल के बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले ये डिटेक्ट भी नहीं होती. सो लॉन्ग एक्सपोजर जो है वो उनके लंग्स में इन्फ्लेमेशन ले आएगा, जिसके कारण उनमें लंग्स में फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू उसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, जिसके कारण लंग्स टोटली डैमेज हो जाते हैं. तो जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दे शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, क्लोथिंग उनको देनी चाहिए. उन वर्कर्स को पहले से ही इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इन फ्यूचर उन्हें इस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. रेगुलर उनका चेकअप होना चाहिए और उनको ब्रीफ हॉलीडे जो है ड्यूटी से ज़रूर देनी चाहिए फॉर शॉर्ट इंटरवल्स, ताकि उनकी बॉडी कम से कम एक्सपोज हो सके टूवर्ड्स दीज डस्ट which are present in their atmosphere. So students, these are the disorders of the respiratory system. Now students, we are left with only one topic that is also very very important, transport of gases. कि ये जो gases हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है in the through the blood. So this we will do in our last lecture. Till then students, thank you.